हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम में व्यस्त होंगे। ठीक है, तैयारी में लगे होंगे क्योंकि हर किसी का अपना सपना है कि 90 प्लस फोड़ना है, 95 प्लस फोड़ना है। ठीक है, तो उम्मीद के साथ भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग कई महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिनका प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 12th हिंदी 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाकर उन सब की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको मालूम है कि बहुविकल्पीय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 10 नंबरों में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप सभी वीडियोस को बढ़िया से देखते हैं, ठीक है, नोट डाउन करते हैं, तो आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है भैया कि उर्वशी पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कौन कौन सा पुरस्कार मिला था जी? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी को। ठीक है, अगर हम बात करें कि दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 1972 में दिनकर जी को उर्वशी की रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी की किन्हीं दो और रचनाओं के नाम लिखिए, तो वो कौन कौन सी रचनाएं हो जाएगी जी? एक हो जाएगा क्या क्या चक्रवाल, और एक क्या हो जाएगा? रश्मि रथी। रश्मि रथी, इन दोनों के भी लेखक कौन हो जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं। ठीक है, अगर और रचनाओं की बात करें तो एक और इनकी रचनाएं हो जाएगी, उसका नाम क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, इन तीनों के लेखक कौन हो जाते हैं? दिनकर जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला देखिए, नई कविता युग की रचना है। ठीक है, तो कौन सी रचना है? सुनहरे खुशबू के शिलालेख, या किस युग की रचना है? तो नई कविता युग की रचना है। ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कौन सी कविता है? खुशबू के शिलालेख के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा? तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं? भवानी प्रसाद मिश्रा। भवानी प्रसाद मिश्रा जी इसके लेखक हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ लें कि भवानी प्रसाद मिश्रा जी की किन्हीं और दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो वो कौन कौन सी रचनाएं हो जाएगी? एक तो खुशबू का शिलालेख हो जाएगा, और एक और क्या हो जाएगा? सुनहरे शैवाल। सुनहरे शैवाल, इनके भी लेखक कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्रा जी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि रसिक प्रिया रचना है, तो रसिक प्रिया किनकी रचना हो जाती है? केशव दास जी की रचना हो जाती है। ठीक है, देखिए मैं आपको 10 प्रश्न ही यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी, लेकिन इसके सहारे लगभग 20 प्रश्नों को क्लियर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए अभी तक कितने प्रश्न क्लियर कर चुके हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी इसके रचयिता हो जाते हैं। और सूरदास जी किस शाखा के कवि थे? किस काल के कवि थे? तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? भक्ति काल के कवि हैं सूरदास जी। ठीक है, अगला देखिए, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी किस युग की रचना हो जाती है? छायावादी युग की। अगर हम आपसे पूछ ले कि छायावादी युग, सॉरी दोस्तों, कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कामायनी के लेखक कौन हो जाते हैं, तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं कि जयशंकर प्रसाद जी की किन्हीं और दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो कामायनी हो गया, आंसू हो गया, आंसू, लहर हो गया, लहर, और क्या? झरना। आंसू, लहर, झरना, इन तीनों के भी लेखक कौन हो जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी ही हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि द्विवेदी युग का समय सीमा माना जाता है, तो कब से कब तक माना जाता है? 1900 से लेकर 1922 तक के काल को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है?
तो कौन सा काल हो जाता है? तो रीतिकाल को ही हम क्या कहते हैं? तो श्रृंगार काल कहते हैं। अगर हम रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं आपसे पूछ ली तो क्या क्या हो जाएगा भैया? तो एक हो जाएगा रीति मुक्त कविता, ठीक है मेरे भाई। अगला क्या हो जाएगा? तो देश प्रेम की भावना, ये क्या हो जाती है? तो रीतिकाल की विशेषताएं हो जाती हैं, ठीक है। और रीतिकाल को ही हम किस नाम से जानते हैं? तो श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन हो जाते हैं? तुलसीदास जी हो जाते हैं। अगर मेरे भाई मैं आपसे इसी में एक प्रश्न पूछ लूं कि तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? तो किस काल के कवि हो जाते हैं? तो किस काल के हो जाते हैं? भक्ति काल के हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी में पूछूं कि तुलसीदास की किन्हीं एक और रचना का नाम लिखिए, तो वो रचना क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि रामचरितमानस कितना शुद्ध ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। रामचरित मानस, इसके भी लेखक कौन है मेरे भाई? तो तुलसीदास जी ही इसके भी लेखक हैं। अब देखिए यामा के रचनाकार कौन है? तो यामा के रचनाकार कौन हो जाते हैं? महादेवी वर्मा जी यामा के रचनाकार हो जाती है। अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछ लूं कि महादेवी वर्मा जी की किन्हीं एक और रचनाओं के नाम लिखिए, तो वो कौन सी रचना हो जाएगी? तो उस कौन सी रचना हो जाएगी? अतीत के चलचित्र, इसके भी लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हो जाती है, ठीक है जी। तो एक और प्रश्न इसमें कैसे बन सकता है आपसे कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था और महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कब हुआ था, उस पर प्रश्न आपसे बन सकता है। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1979 में महादेवी वर्मा जी का मृत्यु हो गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? तो कबीर के दोहों को हम साखी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबरों में पूछा जाता है। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो आपके 10 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाता है, ठीक है। तो बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा दिल से, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपको मालूम है कि कितना मेहनत आपके लिए हम दिन रात कर रहे हैं ताकि मेरे सभी प्यारे भाइयों का बढ़िया से बढ़िया बोर्ड एग्जाम बीते, सभी का सपना पूरा हो 95+ का, ठीक है। और इतनी रात को हम जग कर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका फर्ज भी बनता है कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट दें, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग करेंगे भी। तो दिल से आप लोग सब्सक्राइब और शेयर वीडियो कीजिएगा। तो मिलेंगे किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। ध्यान रखना, अपना एजुकेशन साथी आपके साथ है, आपके पेपर के लिए तत्पर है, ठीक है। तब तक के लिए मेरे भाई, जय हिंद।